हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पैरामीटर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। तो CSIR नेट 2020 जो नवंबर में अभी पेपर हुआ था, उसका एक क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, xi एक रैंडम वेरिएबल है वेयर i गोज़ फ्रॉम 1 to n विच इज़ इक्वल्स टू थीटा प्लस एप्सिलॉन i। और एप्सिलॉन i भी खुद एक रैंडम वेरिएबल है, या कहें सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, जिसके लिए जो स्पेसिफिक PDF है जिन सब के लिए वो है g एप्सिलॉन। तो T1 एक स्टैटिस्टिक बनाई है जो कि क्या है, x बार, इन xi से को यूज़ करके x बार बनाया है। और T2 क्या है, ये भी एक स्टैटिस्टिक्स है इन सारे xi's के लिए जो सैम्पल 75th परसेंटाइल है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो सैम्पल 75th जो परसेंटाइल होता है ना, जो 75th परसेंटाइल होता है वो आपका थर्ड क्वार्टाइल होता है। ठीक है, वो आपका थर्ड क्वार्टाइल होता है। तो इसके बाद आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि T1 T2 में आपसे पूछा गया है कि T1 और T2 के लिए कि क्या ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स हैं, क्या ये एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल एस्टिमेटर्स हैं, कि और अगर ये हैं तो इनके एसिम्प्टोटिक वेरिएंसेस क्या हैं। तो ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो पूछी गई है वो क्या है, एसिम्प्टोटिक नॉर्मेलिटी। तो एसिम्प्टोटिक नॉर्मल एस्टिमेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहला काम तो हमको ये पता होना चाहिए, एसिम्प्टोटिक नॉर्मल एस्टिमेटर्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, अ सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर्स, अ सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर्स जिसको हम TN से डिनोट करें, इज सेड टू बी asymptotically normal if root n Tn minus theta converges in distribution to normal 0 sigma square theta. This is a function of sigma square or it may be just a constant. तो कोई भी जो सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर Tn है वो आपका इस थीटा के लिए एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल होगा अगर इस स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या कहें लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो अब डिपेंड कर रहा है कि आप T1 और T2 के लिए कैसे प्रूव करोगे कि एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल है। तो सबसे पहले T1 के लिए जो चीज़ काम आएगी, ठीक है, T1 के लिए T1 को एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल प्रूव करने के लिए जो थ्योरम काम आएगी वो थ्योरम है आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम आप हम सब नहीं पढ़ी है। तो ये थ्योरम आपसे क्या कहती है कि अगर x1 x2 xn आर IID with mean mu and finite variance sigma square, then for x बार, और x बार जहाँ पे क्या होता है, सैम्पल मीन, x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट n कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। कई बुक्स में यह जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का जो ये फॉर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। यहाँ x बार की जगह आपका वो यूज़ कर सकते हैं, ये लोग x बार की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, समेशन xi यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप इन चीज़ों को हो सकता है किसी बुक का फॉर्मेट अलग अलग हो तो उन्होंने इसको अलग तरीके से लिखा हुआ हो, पर ये एकदम ईजी और करेक्ट फॉर्म है सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। तो अगर आपको ये पता है तब तो आप इजीली अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, आपको ये, अब आप T1 के बारे में सोचो। T1, अगर मुझे यहाँ पे x बार की जगह T1 लिखना है तो जो म्यू है वो तो मुझे पता होना चाहिए ना, म्यू क्या है यहाँ पे, इस xi का जो पॉपुलेशन मीन है वही है, और सिग्मा यहाँ पे क्या है,
इस XI का जो वेरिएंस है वही है पॉपुलेशन वेरिएंस। तो मुझे सबसे पहले तो इस T1 के एसिम्प्टोटिकली डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो म्यू एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, म्यू एक्स से यहाँ मैं डिनोट कर दूँ, ये जो XI है इसका एसिम्प्टोटिक इसका जो पॉपुलेशन मीन, तो म्यू एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। यहाँ पर मैं एक्स की जगह XI नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सबका सेम होगा, विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा प्लस एप्साइलन आई, या फिर जस्ट आप लिखो कि एप्साइलन। तो थीटा प्लस एप्साइलन, तो थीटा तो कांस्टेंट है, तो थीटा प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्साइलन। तो और जो वेरिएंस ऑफ एक्स है, या फिर आप लिखो सिग्मा स्क्वायर एक्स है, वो आपके पास कितना होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ थीटा प्लस ई। अब ध्यान रखो यहाँ पे कि वेरिएंस पे ओरिजिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सिंपली वेरिएंस ऑफ एप्साइलन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, एप्साइलन एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन कितना होगा, -1 से 1, क्योंकि आपको PDF तो यहाँ दिया हुआ है ही। ठीक है, एप्सिलॉन और मॉड्यूलस डी एप्सिलॉन, सिंस ये एप्सिलॉन का ऑड फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगी, तो सिंपली म्यू एक्स इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। उसके बाद जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर आप निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा -1 to 1 एप्सिलॉन स्क्वायर मॉड्यूलस एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन। ये इवन फंक्शन है, सो इट विल बी 2 0 to 1 ई क्यूब डी एप्सिलॉन। सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा, 1/2। तो वेरिएंस ऑफ सिंस एक्सपेक्टेशन तो 0 है, तो वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, 1/2। अब अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि आपने यहाँ पे म्यू एक्स भी निकाल लिया, यहाँ पर आपने वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकाल लिया, तो अब आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। अब कैसे करें उसको यूज़, देखो सबसे पहले आपको पता चल गया कि म्यू एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, तो इस जस्ट इसी फॉर्म को यूज़ करो। हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, T1 माइनस म्यू एक्स थीटा और सिग्मा बाय √10, तो 1/2√10, या इसको आप इजी फॉर्म में लिख दो तो आ जाएगा √2n, ये पूरा रूट है। ठीक है, √2n T1 माइनस थीटा, सो इट विल कन्वर्ज by central limit theorem to it will converge in distribution to normal 0 1। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट से आप क्या पता लगा सकते हो, इस स्केलर को तो आप हटा ही सकते हैं, √10 T1 माइनस थीटा विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 हाफ। ठीक है, तो अगर इस रिज़ल्ट से हम कंपेयर करेंगे, तो इस रिज़ल्ट को हम इस रिज़ल्ट से कंपेयर करेंगे, तब तो आपको इजीली दिख रहा है कि जो T1 है वो आपका एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल एस्टिमेटर है थीटा के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको निकालना है कि जो इसका जो एसिम्प्टोटिक वेरिएंस है वो क्या है। अब एसिम्प्टोटिक वेरिएंस कैसे फाइंड करें, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है ये ऑलरेडी लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एसिम्प्टोटिक वेरिएंस मिल जाता है, तो आप क्या करो, वेरिएंस ऑफ √10 T1 माइनस थीटा, ये आपके पास कितना है, 1/2 है। ठीक है, तो उसके बाद n को यहाँ बाहर रखेंगे, ओरिजिन का तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो वेरिएंस ऑफ T1 इक्वल्स टू 1/2।
वेरिएंस ऑफ T1 सॉरी 1/2n। तो ये इसका जो एसिम्प्टोटिक वेरिएंस है वो आपके पास आ गया। अब जब आपको कंसिस्टेंसी प्रूव करनी है तो कंसिस्टेंसी को प्रूव करने का एक रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट हम देख लेते हैं। इस वाले यहाँ पे लिख देते हैं उस रिज़ल्ट को, कि अगर कोई भी एस्टिमेटर t होता है, ठीक है, कोई भी किसी भी एस्टिमेटर t के लिए अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ t टेंड्स टू थीटा एंड वेरिएंस ऑफ t, या फिर ये सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर होता है इसलिए tn लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ tn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन दिस tn इज़ कंसिस्टेंट फॉर थीटा। तो इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करें, देखो आपको इतना तो पता चल रहा है कि इस वाले स्टैटिस्टिक्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो है आपकी 0। इस वाले स्टैटिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो है 0। ये जो एक्सपेक्टेशन है ये ऑलरेडी कैसी एक्सपेक्टेशन है, लिमिटिंग एक्सपेक्टेशन है। तो इसको ज़रा इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करो तो कितना आएगा, √n एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0। तो √n तो चला जाएगा नीचे, तो सिर्फ बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 माइनस थीटा इक्वल्स टू 0। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 इक्वल्स टू थीटा, ये ऑलरेडी लिमिटिंग एक्सपेक्टेशन ही आई है। और वेरिएंस ऑफ Tn जो ये लिमिटिंग वेरिएंस आया है, इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी है यहाँ पे। अब ऑप्शन नंबर जो 2 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका कौन सा था, ये वाला ऑप्शन, सॉरी ये वाला था 2 और 4 के लिए, जहाँ पे आपको T2 स्टैटिस्टिक्स के लिए प्रूव करना है कि एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल एस्टिमेटर है कि नहीं, उसका एसिम्प्टोटिक वेरिएंस क्या है और वो कंसिस्टेंसी वगैरह ये सब प्रूव करना है। तो आपको जो रिज़ल्ट काम आएगा वो है ये वाला रिज़ल्ट। तो ये रिज़ल्ट आपसे क्या कहता है कि एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैम्पल क्वांटाइल। तो सबसे पहले क्वांटाइल्स क्या होते हैं, देखिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे मान लीजिए ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन मैंने उसका कोई कर्व बनाया है, कोई ज़रूर नहीं सिमेट्रिक हो, तो क्वांटाइल्स कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। एरिया इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर ये कोई A B C D ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्वांटाइल्स हैं, ऐसे नहीं, मतलब जितने भी आप पॉइंट्स हो तो वो इस टाइप से होने चाहिए कि वो हर एक एरिया को इक्वल, मतलब हर इस पूरे एरिया को इक्वली डिवाइड करें इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर x के इस a तक माइनस इन्फिनिटी से और x के a तक लाए करने की जितनी प्रोबेबिलिटी है वही प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए x की a से b में लाए करने की, वही प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए b से c में लाए करने की, वही c से d में। तो इस टाइप का जो आपके पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइल्स बोलते हैं। तो इस केस में हम जिन क्वांटाइल्स को पढ़ेंगे वो है कौन से, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अंडर द कर्व एरिया होता है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो पहले क्वार्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, Q1 Q2 Q3। तो 1 2 3 4 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। तो जितनी प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से इस Q1 पॉइंट तक होने की होगी वही Q1 से Q2 होगी, वही Q2 से Q3 होगी, वही Q3 से इन्फिनिटी होगी। तो कितनी होती है वो प्रोबेबिलिटी, माइनस इन्फिनिटी से x के Q1 तक लाए करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, फिर Q1 से Q2 तक के लिए होती है 1/4, फिर Q2 से Q3 तक के लिए 1/4 और Q3 से इन्फिनिटी के लिए 1/4। तो सिंस हमारे क्वेश्चन में ये Q3 यूज़ होगा तो x के Q3 से नीचे लाए करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करना है। तो अब अपने रिज़ल्ट की तरफ बढ़ते हैं कि किसी भी सैम्पल क्वांटाइल के लिए
आपका जो एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो क्या होता है। तो ये सब रिजल्ट हैं वो आप देख लीजिए कि x1 x2 xn IID रैंडम वेरिएबल्स हैं जिसका CDF ये है और कंटिन्यूस डेंसिटी है f। तो अगर f ऑफ म्यू थीटा ग्रेटर देन 0 है तो √n म्यू थीटा कैप माइनस म्यू थीटा कन्वर्ज करती है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0 थीटा 1 माइनस थीटा f ऑफ म्यू थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें है क्या। म्यू थीटा कैप है आपका सैंपल क्वांटाइल, ठीक है, ये है आपका सैंपल क्वांटाइल, ये है आपका पॉपुलेशन क्वांटाइल। आपका थीटा क्या है, थीटा देखिए जब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन म्यू थीटा तो जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आती है वही आपकी थीटा है, ठीक है। तो अभी इसी डिस्ट्रीब्यूशन को आपको यूज़ करना है अपने आगे के काम के लिए। देखो अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, T2 इक्वल्स टू 75th परसेंटाइल, ठीक है। तो 75th परसेंटाइल का सीधा सीधा मतलब होता है थर्ड क्वार्टाइल। इसको हम डिनोट करते हैं Q3 से। तो हमको सबसे पहले फाइंड करना है कि ये म्यू थीटा कितना होगा। ये थीटा तो हमको पता ही है, अगर ये थर्ड क्वार्टाइल होता है तो सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन Q3 आपकी कितनी होगी 3/4 होगी। तो इसका मतलब थर्ड क्वार्टाइल है तो थीटा इक्वल्स टू तो 3/4 होगा। Q3 आपको निकालना पड़ेगा, वो कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू 3/4। आपको ये रिलेशन तो पता ही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस x की जगह क्या लिख सकते हैं, x को आपको पता है थीटा प्लस एप्साइलन। मैं थीटा आई ने एप्साइलन आई नहीं लिख रही हूँ बार बार, से सिर्फ एप्साइलन लेस देन इक्वल्स टू Q3 3/4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एप्साइलन लेस देन इक्वल्स टू Q3 माइनस थीटा इक्वल्स टू 3/4। अब एक छोटी सी बात है, आप ध्यान रखिएगा, आप अपने डेंसिटी से चेक भी कर सकते हो कि -1 से और 0 एप्सिलन डी एप्सिलन इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो 1/2 आता है। मतलब 0 तक का जो एरिया है वो 1/2 प्रोबेबिलिटी देता है आपको, ठीक है। यानी ये मीडियन है एक तरीके से, ये Q2 है, ये जो 0 है ना यही आपका Q2 है, ठीक। अब सोचो यहाँ पे कि अगर एप्सिलन के लिए -1 से 0 तक का एरिया हाफ दे रहा था और अगर ये प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो ऑफकोर्स जो Q3 माइनस थीटा पॉइंट है ये तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 से एप्सिलन Q3 माइनस थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो ये प्रोबेबिलिटी अब आपको फाइंड करनी पड़ेगी। Q3 माइनस थीटा सिंस पॉजिटिव है तो मॉड एप्सिलन तो केवल सिंपल एप्सिलन रह जाएगा और यहाँ पे 1/4। तो अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी कैसे निकल कर आएगी, Q3 माइनस थीटा का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 1/4। तो सिंपली Q3 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। यहाँ माइनस का हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो Q3 माइनस थीटा है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो Q3 इक्वल्स टू थीटा प्लस 1/√2, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि Q3 की वैल्यू ये है। अब इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करें इस रिज़ल्ट को, देखो ये वाला जो रिज़ल्ट है पहले आप इसको अच्छे से देख लो। आपको यहाँ पे लिखना है √n, उसके बाद जो भी सैंपल क्वांटाइल आप ले रहे हो वो माइनस फिर पॉपुलेशन क्वार्टाइल वो लेना है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सेम वही काम हम करते हैं, √n
फिर आपको लिखना है सैम्पल क्वार्टाइल। सैम्पल क्वार्टाइल आपका कौन सा है, T2 माइनस फिर पॉपुलेशन क्वार्टाइल मतलब Q3। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे अच्छे से लिख दो। T2 माइनस थीटा प्लस 1/√2 और इस तरीके से आपके पास निकल कर आ जाएगा। ये किसको कन्वर्ज करेगा, ये आपका कन्वर्ज करेगा इन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 3/4 1 - 3/4 और यहाँ पे f ऑफ थीटा प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ जो f है ये किसका PDF है, x का PDF है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं √2n T2 माइनस 1/√2 माइनस थीटा कन्वर्जेस टू D टू द सेम। अब इस रिज़ल्ट को कंपेयर करोगे जब आप इस वाले रिज़ल्ट से √n फिर जो Tn है वो माइनस थीटा वो कन्वर्ज करना चाहिए किसी न किसी नॉर्मल को, तब आप पता लगेगा कि T2 माइनस जो 1/√2 है ये एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल एस्टिमेटर है इस थीटा के लिए। इतना तो प्रूव हो गया, लेकिन इसका जो एसिम्प्टोटिक वेरिएंस है यानी जो ये है वो अभी तक हमको नहीं मिला है। ठीक, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस एफ एक्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एप्सिलॉन डी एक्स। तो आपके पास रहेगा जी एक्स माइनस थीटा डी एक्स माइनस थीटा अपॉन डी एप्सिलॉन डी एक्स, तो जी एक्स माइनस थीटा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू mod of x minus theta where x is lying between theta plus 1। अब इतना हो गया, तो यहाँ पे x की जगह थीटा प्लस 1/2 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, जस्ट 1/√2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो तो इसका मतलब √n T2 माइनस 1/√2 या फिर आप लिखो सिंपली ऐसे लिख दो T2 माइनस थीटा प्लस 1/√2 कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0। इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो 3/4 इंटू 1/4 और नीचे यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर तो आएगा 3/8। ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक वेरिएंस फाइंड करना तो आसान है। एसिम्प्टोटिक वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, इस पूरे का वेरिएंस निकालो, तो ओरिजिन से तुमको कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, अब के स्केल से मतलब होता है, स्केल में ये बाहर आ जाएगा तो 3/8 हो जाता है। तो वेरिएंस ऑफ T2 जो है वो आपका 3/8 आता है। और अब अगर हम कंसिस्टेंसी को प्रूव करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी के लिए आपका जो ये वाला रिज़ल्ट है ये T वाला ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे के सारे जो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल एस्टिमेटर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट ही होते हैं लगभग, लेकिन अगर आप प्रूव भी करना चाहते हैं तो वेरिएंस देखो, वेरिएंस तो आप देख ही रहे हो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे 0 चला जाएगा। एक्सपेक्टेशन चेक करनी हो, ध्यान रखना वेरिएंस ऑफ T2 जो होता है वो आपका वेरिएंस ऑफ T2 माइनस 1/√2 के बराबर ही होगा, क्योंकि इस ओरिजिन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। और अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ √n बाहर कर दीजिए, उसके बाद T2 माइनस 1/√2, ठीक है, माइनस थीटा, ये मैंने इससे लिया है, इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपके पास 0 के बराबर आएगी। तो √n तो 0 के नीचे के हट ही जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T2 माइनस 1/√2 ये आपके पास थीटा आ जाएगी।
तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ t2 माइनस 1/√2 इक्वल्स टू थीटा एंड वेरियंस ऑफ t2 माइनस 1/√2 इक्वल्स टू 3/8n, जो n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे 0 चली जाएगी। तो t2 माइनस 1/√2 कंसिस्टेंट भी है। तो हमने प्रूव कर दिया कि वो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल भी है। उसके बाद जो उसका एसिम्प्टोटिक वेरिएंस है वो 3/8n आता है, और दूसरा उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो आपके जो चारों के चारों ऑप्शंस हैं वो इस सिचुएशन में एकदम करेक्ट हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।